तो यूपी के इटावा में 21 जून को जो कुछ हुआ उसका मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक बयान से इस मुद्दे पर नया अध्याय शुरू कर दिया है। कथावाचकों की फीस को लेकर बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्माती नजर आ रही है, जहां एक तरफ बीजेपी ने इस पूरे मामले को साधु संतों और कथावाचकों का अपमान बताया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी केवल जाति पर बंटवारे का षड्यंत्र रच रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या अखिलेश ने जो बयान दिया है वो 100% सही है या फिर जाति वाला फैक्टर अखिलेश भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर। इटावा में 21 जून को जो कुछ हुआ उसे लेकर सियासत का हवन अब शुरू हो गया है। कथावाचन का नया सियासी चैप्टर अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ गया है। क्या कथावाचक कथावाचन के लिए लाखों लेते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री भी लाखों कैश लेकर कथावाचन करते हैं? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इन सवालों के दो टूक जवाब देकर विवाद को और सुलझा दिया है। वो खुद कर कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे कथावाचक कथावाचन के लिए 50-50 लाख रुपए तक लेते हैं। ऐसे में उन्हें कौन बुलाएगा? कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए। कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचन की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। कथावाचन वाले क्लेश का कैश कनेक्शन बताकर अखिलेश यादव ने सीधे सीधे धीरेन्द्र शास्त्री समेत बड़े कथावाचकों पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव जी हो या उनके राजनीतिक रूप से जितने भी संरक्षण करने वाले दल हैं या उनके साथ के लोग हैं, ये लगातार संतों पर अभद्र टिप्पणी, हिंदू समाज को गाली देने में इनको वोटों की राजनीति नजर आती है, इसलिए लगातार ही संतों के खिलाफ बोलते हैं, उलझलूल बोलते हैं। अरे संत की परंपरा और जो सनातन में यदि ध्वजभाग के रूप में सनातन का प्रचार प्रसार कोई कर रहा है तो उसमें पैसा कहां से आ गया? लेकिन आपकी नीयत में खोट है तो आप लगातार इस प्रकार के उलझलूल बयान देकर संतों का अपमान कर रहे हैं, हिंदू समाज की आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा। कि जिन यादव जी का अपमान हुआ है कथा बोलते समय उत्तर प्रदेश में, उनकी कथा करा लें और बागेश्वर धाम वालों की कथा करा लें। वो यादव जी इनसे अच्छी कथा बोलते हैं, इनसे कथा बोलते नहीं बनती और पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं। कथावाचकों को लेकर लगातार सियासत जारी है। दूसरी ओर अखिलेश के बयान ने कथावाचकों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ अखिलेश यादव का यह बयान, तो वहीं दूसरी ओर अब बाबाओं का विरोध देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर साधु संतों का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव कहते हैं कि बहुत महंगे उनके कार्यक्रम होते हैं, बहुत महंगे कथाकार हैं और 50-50 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं, तब कहीं जा कर के लोगों को उनके कार्यक्रम मिल पाते हैं। तो उनका इस प्रकार का सोच, इस प्रकार की उनकी दृष्टि मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय है। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्रतिष्ठित कथावाचक हैं, इस धर्म को आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान है। और रही बात पैसे की, पैसा सामने वाला श्रद्धा से देता है तो उस पैसे को जनमानस में सेवा के लिए लगाया जाता है। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। अखिलेश यादव के धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए गए बयान पर कहा कि कौन कितना पैसा लेता है इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। 50 लाख, बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है। कितना रुपया कौन लेता है, लेता भी है कि नहीं लेता है, तो हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अखिलेश यादव जी की जो जानकारी है।
तो एक तरफ पूरा ये मामला है तो वहीं दूसरी ओर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और क्या है सवाल, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल है, क्या अखिलेश ने किया संतों का अपमान? ये बड़ा सवाल है। पहले भी अखिलेश निशाने पर लेते रहे हैं संतों को। दूसरा सवाल, अंडर टेबल वाला दावा आखिर कितना सही? और अगर अंडर टेबल वाला बयान अखिलेश दे रहे हैं तो फिर क्या सियासतदानों को इसका जवाब नहीं देना चाहिए कि अंडर टेबल वो क्या लेते हैं? तीसरा सवाल है, कौन कर रहा तुष्टीकरण की राजनीति? क्या वाकई तुष्टीकरण की सियासत हो रही है अपना सियासी एजेंडा सेट करने के लिए? महत्वपूर्ण सवाल है, चर्चा करें। सबसे पहले बेहद खास मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, गुंजन चौकसे जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन अहिरवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत। राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, स्वागत है आपका। और महंत श्री अनिलानंद महाराज, प्रदेश अध्यक्ष संत समिति के, आपका भी बहुत स्वागत है। तो जो बातें अखिलेश ने अगर कही हैं तो उससे दो तीन बातें जरूर जो शुरुआती तौर पर सवाल उठते हैं। एक तो ये कि अखिलेश के निशाने पर आखिर धीरेंद्र शास्त्री ही क्यों आए हैं? आपको एक दो दिन का पीछे चले जाएं तो आपको वो बयान भी याद होगा कि जब धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि कास्टिज्म छोड़कर राष्ट्रिज्म की तरफ जाएं और किसी भी जाति, कोई भी जाति का व्यक्ति कथा क्यों नहीं कर सकता? अगर उसे ज्ञान है, अगर उसे भागवत कथा आती है, कथा का ज्ञान है, तो वो क्यों नहीं कर सकता? तो क्या सवाल यही बनता है कि आखिर क्या अखिलेश यादव की सियासत के हिसाब से बयान सेट नहीं होता है? दूसरा, जो दो तीन बातें और भी हैं कि भाई अगर अंडर टेबल की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं तो अंडर टेबल सियासतदान क्या करते हैं, ये जरूर पूछा जाना चाहिए। खासतौर से जब सियासत से जुड़ा कोई शख्स सवाल उठा रहा है तो उसे अपनी हिस्ट्री भी देख लेना चाहिए कि उसकी पारिवारिक हिस्ट्री क्या है, कहां से शुरू होती है और आज उसकी संपत्ति, उसकी चल अचल संपत्ति का क्या हिसाब है, वो उतनी संपत्ति उसके पास आखिर कहां से गई। सबसे पहले सवाल राज मिश्रा जी से होगा। राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज मिश्रा जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल यही है कि आखिर बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो जरूरी नहीं कि ब्राह्मण जाति से ही आते हो, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति से आते हैं, वो भी कथा कहते हैं। लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं। आखिर धीरेंद्र शास्त्री ही निशाने पर क्यों आ गए? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और सनातनियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशांत जी। भारत के हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक जानकारी खैर दे दूं। मैं दोपहर को एक टीवी चैनल के साथ एक बहस डिबेट में था और उसमें एक सपा के प्रवक्ता थे मिस्टर मनोज यादव, और सपा के प्रवक्ता ने जो अपनी स्पीच स्टार्ट की तो पता है क्या शब्द यूज किया? ये जुम्मा जुम्मा हिंदुत्व और रह गया है। जो हिंदुत्व है उनका कहना था थोड़े दिन और रह गया है। तो वहां से समझ आता है कि एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। आप सोचिए कहां से स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हुआ है कथावाचक यादव से लेकर के धीरे धीरे सनातन को और ब्राह्मणों को पूरा टारगेट करना था। धीरे धीरे इसको धीरेंद्र शास्त्री पर लेकर के आया गया है और धीरे धीरे आपस में लड़ाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको रचने का काम किया जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आज सनातन बढ़ रहा है, क्योंकि आज सनातनी जागृत हो रहा है और सनातनी के जागृत होने से, सनातन के बढ़ने से आज कुछ लोगों के मन में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। आज उनका मैं अपना क्लियर कहना चाहता हूं, इनको लग रहा है अगर कहीं धीरेंद्र शास्त्री बढ़ने लगे ना तो हमारा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे, हमारी भी पर्ची निकाल देंगे, हमारी कहीं ठठरी ना बन जाए। तो ठठरी बंधने के डर से इनका टारगेट क्या हो गया है कि धीरे धीरे ब्राह्मणों को टारगेट करो, सनातनियों को टारगेट करो, हिंदुओं को टारगेट करो, ये बात हो रही। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, स्पष्ट पूछना चाहता हूं भाई, एक बात बता दीजिए। धीरेंद्र शास्त्री कन्याओं का विवाह कराते हैं, धीरेंद्र शास्त्री कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री ने 5 दिन तक बिहार में कथा की और ये रिकॉर्ड आया कि वहां जो लोकल व्यवसायी हैं 5 दिन के अंदर उनका 25 करोड़ का फायदा हुआ। मुझे बताया जाए सपा के नेता ने, सपा के अध्यक्ष ने, अखिलेश यादव ने अपने पर्सनल पैसे से आज तक कितनी कन्याओं की शादी कराई है भाई? अपने पर्सनल पैसे से आज तक क्या किया है मैं बता देता हूं। क्या किया अखिलेश यादव ने? 100 करोड़ रुपए लगा करके हज हाउस बनाए हैं जिससे 1100 मुस्लिम करीब हर वर्ष हज यात्रा के लिए जाते हैं। क्या किया है अखिलेश यादव ने? उसको सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने क्या किया? हम सफर योजना प्रारंभ की है जिससे मुस्लिमों को फायदा हो,
हिंदू सनातनी दलित को उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई उससे फायदा नहीं। हम सफर योजना मुसलमानों के फायदे के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। राज मिश्रा जी आ रहा हूं, हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। स्वागत है धर्मेंद्र यादव जी। धर्मेंद्र यादव जी, ये बताइएगा कि आखिर धीरेंद्र शास्त्री क्या सेट नहीं हो रहे हैं? धीरेंद्र शास्त्री के बयान अखिलेश यादव जी की सियासत में सेट नहीं हो रहे हैं। वो तो बड़ी अच्छी लाइन कह रहे थे धीरेंद्र शास्त्री, वो कह रहे थे कि भाई कोई भी जाति का हो वो कथा कर सकता है, वो अगर उसके पास ज्ञान है तो वो नॉलेज है तो वो कथा कर सकता है, हम कास्टिज्म की ओर क्यों जाएं। ये तो बहुत अच्छी लाइन कही थी धीरेंद्र शास्त्री जी ने। दूसरी बात, एक और जो सवाल मेरा आपसे है कि भैया धीरेंद्र शास्त्री से ही क्यों आपको कथा कराना है? बहुत सारे पंडित हैं, कम पैसे वालों से करा लीजिए, कम दक्षिणा दे दीजिएगा। प्रशांत जी, मैं रावण से शुरू करूंगा अपनी बात को। रावण बहुत बड़ा तपस्वी था, शायद धरती पर उससे बड़ा तपस्वी कोई हुआ नहीं आज तक। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, शायद इस धरती पर उससे बड़ा ज्ञानी कोई हुआ नहीं। और जब वो माता सीता का हरण करने गया था तो एक वस्त्र पहन के गया था, तो उस वस्त्र के अंदर कौन सा व्यक्ति है, उसकी कौन सी आत्मा है, उस पर सवाल करना एक अच्छे समाज का उदाहरण होता है। राम रहीम का उदाहरण मैं देना चाहता हूं। राम रहीम के 5 करोड़ फॉलोअर हैं इस देश के अंदर। फॉलोअर होना और कथा कहना इतना ही पर्याप्त नहीं है कि सनातन को समझना, समाज को समझना और देश को समझने के बराबर वो नहीं है। तो अगर कोई गलत काम कर रहा है, अगर कोई अंडर टेबल पैसे लेकर काम कर रहा है, उस बात को बताना समाज के अंदर वो गलत नहीं है, समाज को जागरूक करना है। और ये हमारा संविधान इसकी आजादी भी देता है। और हमें आ रहा हूं राज जी, आपके पास आ रहा हूं। हम एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे कर पाएंगे? नहीं, ये सुनिए ना, ये इतना भाषण सुनने का वक्त नहीं है। धर्मेंद्र यादव जी, मुद्दे पर आइए, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। क्या आप अंडर टेबल की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव राजनेता अंडर टेबल क्या क्या करते हैं ये पूछा जाना चाहिए ना उनसे। फिर पहले खुद के बारे में सोच लेना चाहिए, फिर आपको किसी पर सवाल उठाना चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए जी। आसाराम बापू रेपिस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सलाखों के पीछे हैं, जेल के पीछे हैं। अब सुनिए तो आसाराम बापू जेल के पीछे हैं, अगर किया है उन्होंने कुछ गलत तो जेल के पीछे हैं। अब सुनिए तो सही, आप जी, मेरी बात आ जाए। आरोप बिना सिद्ध हुए यहाँ बैठ करके आप एक चैनल पर आरोप लगा रहे हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब का डांस करता हुआ वीडियो है इस देश के अंदर। राजनाथ सिंह का भी उनके साथ वीडियो है। तो इसका 126 लोग जिसके भगदड़ में मर गए उसके साथ आपके नेता की फोटो है, शर्म कर लो। 126 लोग जिसके गाड़ी की धूल लेने के लिए मर गए उसके नेता के साथ आपकी फोटो, उसके साथ आपके नेता की फोटो है। खड़े हो जाए तो कहां तक जाएगा मुझे बताइए, ये बात कहां तक जाएगा? तो धर्म के आड़ में धर्म को मारना, धर्म का प्रचार करना गलत नहीं है। धर्म के आड़ में धंधा नहीं, उन सवालों का जवाब नहीं मिला। मैं फिर आऊंगा आपके पास धर्मेंद्र यादव जी, फिर आऊंगा। संघ समिति के प्रदेश अध्यक्ष महंत श्री अनिलानंद महाराज जी हमारे साथ हैं। अनिलानंद महाराज जी, केवल धीरेंद्र शास्त्री की नहीं है, पंडित धीरेंद्र शास्त्री नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि शायद पूरे जो संत समाज पर टारगेट किया गया है। हालांकि लाइन तो फिर वही है, और वो लाइन बेहतर भी थी कि भाई जाति से क्यों जोड़ रहे हैं आप किसी कथावाचक को? बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो अलग अलग जातियों से हैं। केवल ब्राह्मण शब्द पे क्या सियासत अटक गई है? ब्राह्मण बनाम यादव करने का प्रयास है ये? कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को? बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने किया अखिलेश जी। इसमें अखिलेश यादव जी ये चाहते हैं कि पूरे, अभी उनकी जमीन खसकती उनको नजर आ रही है। उनकी जो है, जो राजनीतिक जमीन है, उन्होंने पहले कांग्रेस से पैक्ट किया तो वो उसमें भी हारे, फिर वो मायावती जी से पैक्ट किया फिर हारे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से कि आप यादव बना ब्राह्मण करके पूरे देश में और हल्ला बोल करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जिस प्रकार से धीरेंद्र शास्त्री पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं, क्योंकि वो ये साबित करके दिखा दें। मैं चैलेंज कह रहा हूं, और अभी इनके प्रवक्ता भी यहां बैठे हैं, कि अगर वो साबित कर दें अखिलेश जी कि वो 51 लाख रुपए और 50 लाख रुपए मांगते हैं और पैसे मांगते हैं कथा करने के, तो मैं 5 लाख रुपए मैं इनाम दूंगा। लेकिन ये साबित कर, ये बेबुनियाद बातें करते हैं। आज तक अखिलेश यादव बात 50 लाख और 51 लाख की नहीं है, हो सकता है लेते भी हों, लेकिन क्या अंडर टेबल ले लिए? क्या सवाल ये है कि अगर पैसे लिए तो उसका कहां उपयोग हो रहा, वो एक अलग तस्वीर है। लेकिन क्या टेबल के नीचे से ले लिए जो सियासतदान करते हैं? अनिलानंद जी। बिल्कुल नहीं,
टेबल के नीचे से लें, ऊपर से लें, अगर कोई कथा कराता है वो अपने स्वेच्छा से दक्षिणा देता है, भाई वो दक्षिणा पे तो ब्राह्मण का अधिकार होता है। जो ब्राह्मण है, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी ब्राह्मण हो, वो जब कथा बांचने जाएगा तो उसको जो दक्षिणा दी जाएगी उस पर उसका अधिकार है। अब उसको वो टेबल के नीचे से ले या ऊपर से ले, उसमें ये अखिलेश जी अभी इन्होंने जो राजनीति फैलाई, वहां जो दो यादव जो कथा कर रहे थे, उन विचारों को इसने प्रोपोगंडा कर दिया। वहां अखिलेश यादव ने उनको पूरे देश में जो है उनकी थू करा दी है। बताइए, हम ये कहते हैं कि कथा कहने का अधिकार सभी को है, कोई भी कह सकता है, कोई भी जाति का हो। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। प्रमोद, माफ कीजिएगा, धर्मेंद्र यादव जी, आपका कुछ रिएक्शन इस पर कहना चाहते हैं? फिर कुछ और मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनके पास जाऊंगा मैं। धर्मेंद्र यादव जी। अनिलानंद महाराज जी से विनम्र से कहना चाहता हूं, दान और फीस में फर्क होता है, दक्षिणा और फीस में फर्क होता है। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के वेबसाइट को चेक कर लीजिए, उसमें बाकायदा उनका एक मैनेजर है। आप उनको फोन करोगे अगर, तो बताएंगे कथा कहने का 51 लाख रुपया है, 71 लाख रुपया है। गाजियाबाद में उनका कथा हुआ था, उसकी फीस के बारे में आपको बता सकता हूं, और जो व्यक्ति कराया मैं उसे आपको मिलवा भी सकता हूं। ठीक है, तो ये अगर साक्ष्य देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, राज मिश्रा जी की आवाज थोड़ा सा ओपन करिएगा। सुन लीजिए, अभी फोन करो। अगर धर्मेंद्र यादव एक्चुअल में सच बोल रहे हो, अभी फोन करो। यही दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आऊंगा। दो मेहमान हमारे साथ बने, माफी चाहूंगा। मिथुन अहिरवार जी, ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जातियों को लड़ाने का काम करती है, यहां इस पूरे विवाद में बीजेपी कैसे आ गई? मिथुन अहिरवार जी। प्रशांत जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, सीधी सी बात है, इटावा कांड जहां हुआ वहां तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है जी, और जिन लोगों ने कथावाचकों का सर मुंड दिया, तो बुलडोजर चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे मोहल्ले पर बुलडोजर इन्होंने अभी तक नहीं चलाया। तो ये बताता है कि किस तरफ इनका ध्यान है। यह एक बात बोली गई कि मेरे ख्याल से अनिल आनंद जी ने ये बात बोली है, मुझे लगता है ये बड़ी आपत्तिजनक बात बोली, और इससे हमें लोगों का जो स्वभाव है वो पता चलता है। एक तरफ ये कहते हैं कोई भी जाति का आदमी कथा करा सकता है, और अभी उन्होंने बोला तो दक्षिणा ब्राह्मण का अधिकार है। सर, ब्राह्मण का अधिकार नहीं होता दक्षिणा, जो कथा कराता है उसका अधिकार होता है। नहीं, मंतव्य वही है। अनिलानंद जी की बात अगर आप सुन रहे हैं, पूरी बात सुन रहे हैं, तो मंतव्य वही है। लाइन समझिएगा आप कि भाई जो कथा कर रहा है, यानी जो कथा कर रहा है उसका अधिकार होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो गैर ब्राह्मण भी तो हो सकता है, अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। गैर ब्राह्मण आप बात बदलने की कोशिश मत करिए। ठीक है, आप संशोधन कर लीजिएगा। आपने जो बात बोली उसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं। मैंने बिल्कुल डंडे की चोट पे कहा है, जो कथा कहेगा, चाहे ब्राह्मण कहे चाहे कोई भी कहे, हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति वो कथा कर सकता है। पहली बात, आपकी राजनीति इसमें खत्म हो रही है, इसलिए आपको मिर्ची लग रही है। एहसास है, अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात जी। एक बात यह है कि सबसे पहले तो ये बात हुई कि जिस व्यक्ति ने इटावा कांड में ये कहा कि जो तिवारी समाज की महिला थी उसके साथ जो नाफरमानी हुई वो नहीं होनी थी, बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के बारे में ये कहा उसके 2 आधार कार्ड है, बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए। इन सब का सच आएगा जांच होने के बाद। लेकिन जो वीडियो जिसको किसी ने जांच के काबिल नहीं माना, जिसने सभी ने सच माना, उस वीडियो में अगर किसी के बाल उतारे जा रहे हैं केवल इसलिए कि कोई दलित समाज से, कोई पिछड़े समाज से है, और वो कथावाचक के रूप में जा रहा है और उसके बाल उतार दिए जाते हैं, तो ये कौन सी एक्शन हो रहा है ना मिथुन अहिरवार जी, जांच उस पर हो रही है, उस पर एक्शन भी हो रहा है। आपने जो सवाल उठाया, ठीक है, वो सवाल मैं चौकसी जी के पास जाऊंगा। गुंजन चौकसी जी, मिथुन अहिरवार जी कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड होता है आपका, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, डबल स्टैंडर्ड वाला फेस आपका सामने आ गया। हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी नहीं। मैं आ रहा हूं मिथुन जी, दोबारा आ रहा हूं आपके पास जी। प्रशांत जी, देखिए, आज बड़ा दुख है इस बात का कि जो हम भारत की धरती पे बैठ के, जो भारत जाना जाता है अपने सनातन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने धर्म के लिए और आस्था के लिए, उस धरती पे बैठ के आज हम एक राजनीतिक डिबेट कर रहे हैं, एक कथावाचक के दिए हुए उनके ऊपर। क्या एक राजनेता का ये बयान अखिलेश यादव का अंडर द टेबल जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उतना निंदनीय है कि जिसके लिए शायद कोई शब्द कम पड़ेंगे। लेकिन मिथुन अहिरवार जी, जब कांग्रेस के प्रवक्ता को हमारे संत महात्मा का ब्राह्मण शब्द सुन लिया, उन्होंने उस पर उन्होंने अपनी आपत्ति दिखाई, लेकिन वही जब आज एक प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी के रावण की तुलना हमारे कथावाचक से कर दी, वहां उन्हें आपत्ति नहीं दिखाई। वो रावण की तुलना कथा
कथावाचक जी से की करें। पार्टी का देखिए, यही स्टैंड है जिसके कि केवल नेता, ब्राह्मण को अधिकार जिसको है, राम इसी के तो हम शब्द खिलाफ से हैं। जो आपत्ति भी हो, व्यक्ति जो ज्ञान जिसे अर्जित प्रभु कर श्री लेता है, राम जो कथा कर काल्पनिक सकता लगे, है, ये उसका जिसके अधिकार होता है। नेताओं लेकिन को गुंजन जी का सनातन कहना है ये डेंगू ब्राह्मण का मलेरिया केवल लगे, अधिकार है। जिसके ये जो नेताओं को ब्राह्मणवाद सनातन जिंदगी फैलाना HIV चाहते हैं, लगे, इसके खिलाफ जिसके है। राष्ट्रीय हमारा तो अध्यक्ष मानना को है सभी महाकुंभ जातियां से बराबर तकलीफ है। हो, हमारा अरे मानना है कि हर सनातन व्यक्ति को, जो हमारे किसी भी जात हिंदू का धर्म हो, को, वो कथा कर हमारी सकता है। आस्था और को दक्षिणा उस आप व्यक्ति कितनी की बार अधिकार चोट नहीं होगी। करेंगे, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप कितनी गुंजन बार जी चोट को इस पर लगाएंगे, इनका मानना है कि उसके केवल कारण ब्राह्मण को ही राजनीति दक्षिणा करनी मिलनी मिथुन जी, चाहिए। तो हम इसका विरोध मिथुन जी करते हैं। सुनिए, आ रहा हूँ मिथुन जी आपके थोड़ा पास। चुप होके सुन भी लीजिए। क्योंकि जल्दी उन्होंने जल्दी मेरा नाम समाप्त लेकर करिएगा। प्रशांत जी पहले थोड़ा इन्हें डेकोरम गुंजन जी, समाप्त करिए, सुन रहे हैं ये वो। बोलना नहीं प्लीज। देना चाहते हैं। प्लीज समाप्त देखिए करिए। प्रशांत जी, सनातन को डेंगू मलेरिया बोलने वाले, राम को काल्पनिक बोलने अच्छा, आप ये वाले, बताइए, एनडीए ठीक। गैर गठबंधन ब्राह्मणों के का दक्षिणा पर जितने अधिकार है नेता कि नहीं? हैं, इन्हें हमारे बता हिंदू दीजिए। धर्म की, इन्हें आस्थाओं गैर से, ब्राह्मणों इन्हें का सनातन दक्षिणा से पर अधिकार है तकलीफ कि है। नहीं? ये कर्नाटका में अरे मंदिर मिथुन में जी, आए, दक्षिणा पे बहुत टैक्स की बड़े बात बड़े कर रहे धर्मगुरु हैं। हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर में आए, कथावाचक हैं जो दक्षिणा पे ब्राह्मण टैक्स की नहीं है। बात मिथुन जी, करते हैं। ये इस बात से इनकार क्यों करते हैं आप लोग? क्यों आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं? ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, धर्मेंद्र यादव जी के पास जाऊंगा। धर्मेंद्र यादव जी, सियासत केवल देख रहे हैं, टारगेट है अखिलेश यादव के, और कुछ नजर नहीं आता है उन्हें? चूंकि अगर ब्राह्मण यादव क्यों कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एजेंडा सेट हो रहा है अगले चुनाव का। प्रशांत जी, सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत बड़ी है जो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जी, आप जो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा जी हुआ करते थे और उसके फाउंडर मेंबर थे, 7 बार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और आज माता प्रसाद पांडे जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ब्राह्मणों को, किस ब्राह्मणों को सम्मान देना है? ब्राह्मण का अगर आप चोला पहन के रावण की तरह आप रिएक्ट करें, आपके साथ खड़ा है तो वो ब्राह्मण ठीक है, आपको अगर सूट नहीं कर रहा है तो वो रावण हो जाएगा। प्रशांत जी, ये धर्मेंद्र यादव जी, ब्राह्मण की तुलना रावण से कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इन्हें टोकूंगी। आ रहा हूं राज मिश्रा जी, आ रहा हूं। इन्हें यह अधिकार किसने दिया है? हम उसकी बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आप इटावा के अंदर एक नेत्रहीन का ढोलक छीनकर उसे रात भर बंदी बना लें तो आपकी संवेदना पता चलती है, और सनातन में ये कभी नहीं है। ठीक है, राज मिश्रा जी जवाब। राज मिश्रा जी, काम है। अब पहले तो धर्मेंद्र यादव जी को अपने मानसिकता को ठीक करने की बहुत आवश्यकता है। अपने दिमाग को आराम से ठीक कर लीजिए। जो बार बार रावण रावण, अगर ब्राह्मण रावण का उपासक होता ना तो यदुवंश में उत्पन्न हुए भगवान कृष्ण की कथा नहीं करता। यही आपकी नीच मानसिकता में ना, सपा की नीच मानसिकता में और ब्राह्मण की उच्च मानसिकता में यही डिफरेंस है। इसको ध्यान रखिएगा। किस लिए? यही ब्राह्मण की उच्च मानसिकता है कि ब्राह्मण आज भगवान कृष्ण की कथा करता है जो जयपुर में उत्पन्न हुए हैं। चले आखिरी कमेंट, माफी चाहूंगा अनिलानंद महाराज जी का आखिरी कमेंट इस पूरे मसले पर। मैं ये कहना चाहता हूं, सभी हमारे जितने भी पार्टियों के जो प्रवक्ता यहां बैठे हैं, मेरा हाथ जोड़कर इनसे निवेदन और सभी पार्टी वालों से यह है कि आप लोग अपनी राजनीति खूब करिए, लेकिन धर्म की आड़ लेकर राजनीति करने की कोशिश मत करिए। अखिलेश यादव जी भी वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कम से कम राजनीति करें लेकिन धर्म की आड़ में ना करें। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि ये मसला जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश में उठाया जा रहा है और इसका असर न केवल उत्तर प्रदेश के आने वाली सियासत पर नजर आएगा, बल्कि हो सकता है आपको हाल ही में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर नजर आए। और हो सकता है नहीं बल्कि नजर आता भी है कि इसका विशुद्ध फोकस सियासत पर ही है, इसीलिए इसे इतनी हवा दी भी जा रही है। महाडिबेट में आज बस इतना ही। अगर दर्द से परेशान, उज्जैन में डंपर ने बाइक सवार परिवार को